खून की प्यास पार्ट 2। और उसके बाद वो जंगल एक बार फिर से सुमन की चीखों से गूंज उठा। लेकिन आज की रात सुमन की चीखों को सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अगर वहां पर कोई मौजूद था तो बस हरिया, जो कि अब एक भेड़िए में बदल चुका था। सुमन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ले जा रहा था। अगली सुबह गांव में। अरे भाई, पता नहीं क्या बात है, अपने गांव का हरिया किसान और उसकी पत्नी सुमन दोनों गायब हैं। दोनों का कोई अता पता नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये कब हुआ है? अरे पूरे गांव में खबर फैली पड़ी है। कल रात को दोनों खेत की तरफ जा रहे थे, लेकिन लौटकर आए ही नहीं। तो हो सकता है अपने खेत पर होंगे। पूरा गांव ढूंढ कर आया है भाई। जानते हो क्या मिला वहां पर? क्या हुआ भाई? क्या मिला? बताओ हमें, क्या मिला? अरे हरिया की पत्नी सुमन के कपड़े पड़े हुए थे। शरीर का एक एक कपड़ा फटा हुआ झोपड़ी के बाहर पड़ा था, लेकिन दोनों पति पत्नी का कोई पता ठिकाना नहीं था। अरे भाई, लेकिन उसका जो दोस्त है ना रामू किसान, उससे पता करके आते हैं ना। अब तक तो दोनों साथ ही खेत पर जाया करते थे। हाँ, हमें उसके घर जाना चाहिए भाई। चलो वहाँ चलते हैं, चलो। वो सारे लोग रामू के घर पर पहुंचते हैं। रामू अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। आज सारे के सारे लोग टोली बनाकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई मर गया क्या भाई? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हरिया और उसकी पत्नी गायब है और तुम यहाँ बैठकर हुक्का पिए जा रहे हो हैं? रामू ने अजीब सी नजरों से उन सब गांव वालों की तरफ देखा, जिसकी वजह से वो लोग एक बार के लिए डर गए। गायब है? अरे गायब नहीं है, मुक्ति मिल गई है। उन दोनों को मुक्ति मिली है। इस दुनिया में आकर हर इंसान पाप करता है और उसे उसके पापों के लिए मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई, हैं? और इसका चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा है? लगता है दोस्त के मरने का गम बैठ गया है। पागल हो गया है शायद ये पागल। ये बात सुनते ही रामू चीख कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो। और ये शैतानी जंगल अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको खा जाएगा। याद रखना मेरी बात। शैतानी जंगल? कैसा शैतानी जंगल? लगता है रामू पागल हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। चलो। तभी रामू की पत्नी बाहर आती है। नहीं, आप लोग इनकी बात का बुरा मत मानिए। 2 दिन पहले हरिया के साथ खेत पर गए थे। जब से वहाँ से आए हैं तब से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। भगवान जाने ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, खेत में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने कमला की कोई बात नहीं सुनी और वो सब वहां से चले गए। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। तभी अचानक किसी ने धीमी सी आवाज में रामू को पुकारा। रामू, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सुनो, अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। ये आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीमे कदमों से अपने घर के अंदर आता है। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना अब आपकी? मैं तुझे अपने साथ खेत पर ले जाने आया हूँ, चल। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मुन्ना गहरी नींद में सो रहा है और उसे अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ खेत पर नहीं आ सकती। वैसे भी तुम्हारे उन खेतों में भगवान जाने कौन सा राक्षस घूम रहा है, मुझे तो डर लगता है। रामू गुस्से में दांत पीसता अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता है और कमला गहरी नींद में अपने बच्चे के साथ सो जाती है। तभी अचानक रात को रामू की झोपड़ी के ऊपर एक साया वही गाना गुनगुनाते हुए घूमने लगता है जो हरिया के मोबाइल में बजा करता था। मैं मौत जो पसरी है चारों ओर, जो आएगी कहीं से भी निगल जाएगी सबको। मैं मौत
ये आवाज सुनकर रामू की पत्नी कमला की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका मुन्ना अपनी जगह से गायब था। कमला चीखते हुए बाहर दौड़ कर आती है। वहां पर उसने देखा कि रामू ने अपने बच्चे को झोपड़ी के बाहर एक पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था और उसका बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक साया बच्चे के ठीक नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ हैवानों की तरफ नाच रहा था। छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरह मौत के हवाले करते हुए? अपना बच्चा? किसने कहा ये मेरा बच्चा है? अरे ये तो उस रामू की औलाद है, इस गांव के किसान रामू की, और मेरी दुश्मनी इस गांव के हर इंसान के साथ है। क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये औरत कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। तभी अचानक से उस साया ने एक बेहद खतरनाक दिखने वाली औरत का रूप ले लिया और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सही पहचाना तूने, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। अगर तू अपनी इस हैवान पति रामू के साथ जंगल नहीं आई तो मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। लेकिन क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? औरत बुरी तरह से ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी और साथ में रामू भी। ये तो तुझे वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर तू नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा। चल जल्दी। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उस बच्चे को झोपड़ी में लिटाकर आगे आगे वो साया चल रहा था और उसके पीछे पीछे रामू अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जंगल में जाने के बाद, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज की रात बस तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल ठीक थे। वो होगा जो हमारे बीच होना चाहिए। तो आओ अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कमला ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी। रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा, आंखें खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो। कमला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि रामू एक खतरनाक खूनी हैवान में बदल चुका था। कौन हो तुम? जाने दो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? वही जो एक आदमी एक औरत से चाहता है। मैं तुम्हारा पति रामू नहीं बल्कि इस जंगल का एक भेड़िया हूँ और आज की रात तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझा जाऊं। और उसके बाद वो जंगल कमला की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह कमला के कपड़े भी जंगल में उसी तरह पाए गए जैसे कि सुमन के पाए गए थे। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अपने माँ बाप की मौत और गांव में हो रहे इस तरह की घटनाओं की खबर सुनकर किशन शहर से गांव लौट आया था। अपने माँ बाप की बेदर्द मौत की वजह से वो बहुत परेशान था। तभी अचानक उसे अपने घर में खाट के नीचे पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन मिला जो उसने अपने पापा हरिया को गिफ्ट किया था। अरे कितने प्यार से पापा के लिए मोबाइल फोन लेकर आया था। इसे एक दिन भी काम में नहीं ले पाए। और आखिर कौन है जो गांव में इस तरह की हत्याएं कर रहा है? क्या है इन सब के पीछे? क्या है? मुझे पता करना ही होगा, वरना एक दिन पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। इस गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। गांव के लोगों की मदद करने के इरादे से किशन अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिलने के लिए गया। तांत्रिक बाबा, अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। भगवान जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। नजर नहीं लगी है, किसी ने तुम्हारे गांव को बद्दुआ दी है। किसी सताई हुई आत्मा का प्रकोप है और अब वो पूरे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। अरे लेकिन ऐसा कौन है बाबा? किसकी आत्मा है और कैसे मिलेगी उसे शांति? मौत है, मौत कहीं से भी आएगी और सबको निगल जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उस उपाय को करना आसान नहीं होगा। जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है। भले ही मेरी जान चली जाए,
लेकिन मैं अपने गांव के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। तो ठीक है, फिर अगली अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अमावस की रात तांत्रिक के बताए अनुसार किशन अपने साथ केरोसिन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में देवी के मंदिर का सिंदूर भी था। किशन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक उबलते पानी का तालाब था और कई लोगों की लाश लटक रही थी। किशन के माँ बाप की लाश भी वहीं थी। माँ, बापू, क्या हो गया? ये क्या हो गया? तभी वहां पर एक औरत और आदमी आते हैं। उन्हें देखकर किशन चौंक जाता है। गोपाल काका, आपकी तो 5 साल पहले मौत हो गई थी। और निर्मला काकी, आप? हाँ, मौत तो हो गई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कैसे हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये जान लो कि अब इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन क्यों काकी? क्योंकि 5 साल पहले इन गांव वालों ने मुझे डायन बताकर पत्थर मार मार के मार डाला। मेरी कोई गलती नहीं थी। गांव का एक बच्चा क्या लापता हुआ, सारा इल्जाम मेरी पत्नी पे डाल दिया। और जब मैंने निर्मला की जान बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला। आपके साथ ये बहुत गलत हुआ काकी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है ना? तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। हमारी आत्मा पिछले 5 साल से मुक्ति के लिए भटक रही है। चले जाओ यहाँ से। मौका देखकर किशन सिंदूर उन दोनों के ऊपर डाल देता है। उनका शरीर जलने लगता है और वो भयानक तरीके से चिल्लाने लगते हैं। अगले ही पल किशन उनके ऊपर केरोसिन डाल देता है और वो दोनों जल जाते हैं। कि अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ, अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ, क्यों नहीं। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबराकर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है।
देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज़ एक चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे ये क्या? ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहां से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मारकर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली।
ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत की घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए कंचन रुदाली पार्ट 2। आ गई मेरी बेटी अब मेरे पास। ये कहती हुई अब तक रोती छाती पीटती कंचन जोर जोर से हंसने लग जाती है। मुखाग्नि मैं दूंगी, मैं एक रुदाली आज हंसेगी और तुम सब रोओगे। कंचन वहीं पड़ी निशा की लाश के ऊपर से ईंट को हटाती है और निशा की अर्थी को जला देती है। बिना किसी सही रस्म के निशा का शरीर राख में मिल जाता है। प्रेमनाथ और ठकुराइन बेसुध होकर सब कुछ देखकर भी पर अपने दिल और दिमाग पर लगे सदमे के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जलती चिता को छोड़ कंचन उठकर हवेली से बाहर चल देती है। बाहर की ओर निकलती रुदाली फिर एक बार पलटती है और ठकुराइन को देखती हुई कहती है, चलती हो ठकुराइन, जल्दी ही लौटूंगी। उसके बाहर कदम रखते ही पूरे गांव में मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। बारिश तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेते। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी बारिश, इसकी हर बूंद ऐसी है मानो किसी अपने के गम में फूट फूट कर रो रही हो। हाँ, तुम सही कहती हो रंभा। और ये सब हुआ भी छोटी ठकुराइन की मौत के बाद। क्या कारण हो सकता है इन सब का? अरे हम सब कब तक घरों में छिप कर बैठे रहेंगे हैं? अरे खेत की फसलें बर्बाद हो रही है सो अलग, ठाकुर साहब को ही जवाब देना होगा कि ये सब क्या है। परेशान होकर सभी गांव वाले तूफानी बारिश में ठाकुर साहब के घर पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि ठाकुर साहब की हालत बहुत नाजुक है। कंचन, ये सब कुछ उसी का किया धरा है ना, जाने क्या करके गई है। जैसे ही उसने हवेली से जाते वक्त कहा जल्द ही लौटती हूँ, तब से इनकी तबीयत बिगड़ते ऐसी हो गई है। शहर से कोई डॉक्टर भी आने को राजी नहीं हो रहे। अब कंचन के घर जाना ही एक उपाय दिखता है। तभी ठाकुर साहब जोर जोर से चीखने लग जाते हैं, नहीं, मुझे प्रेत लोग नहीं जाना। अरे ठकुराइन, देखना ये तेरी बेटी को क्या हो गया है। मुझे साथ ले जाएगी ऐसा कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कोई नहीं है। अजी निशा क्यों ले जाएगी आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अरे गट्टू, तू भी आ गया। देख रही हो ना ठकुराइन, तुम्हारी बगिया संभालने वाला गट्टू आज तेरी बगिया उजाड़ने आया है। ये तो बहुत बुरा संकेत है ठकुराइन। ठाकुर साहब को सब मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अरे जिस दिन हमारी निशा मरी थी उसी रात गट्टू भी मरा था। मरे हुए पति को छोड़
फिर भी कंचन ठाकुर साहब की बेटी को रोने आ गई। अजीब सा नहीं लगा सुनकर? क्या वो रुदाली गट्टू की पत्नी है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब बस वही दे पाएगी। हाँ ठकुराइन, और हमें एक बच्चा होगा, ये सपना भी गट्टू की पत्नी को ही आया था, जबकि हमारे वंश को तो श्राप था, श्राप। तेज बारिश में सभी भीगते भीगते रुदाली की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। तेज बारिश में बाहर औरतें काले कपड़े में अपने बालों को खोले अपने घुटनों पर बैठी जोर जोर से अपना सर घुमा रही थी। आएगा आएगा गया रे गया रे, आएगा आएगा गया रे, ऐसे कुछ अजीबोगरीब गाना गाती हुई जोर जोर से सर घुमाती वो औरतें बहुत डरावनी लग रही थी। हमें अंदर चलना चाहिए। सभी दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तोड़ दो दरवाजा। हाँ तोड़ दो दरवाजा। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सभी अंदर आते हैं। सामने का दृश्य ऐसा भयावना कि कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये क्या? हे भगवान, ये कंचन कौन है? इसके घर से तो प्रेत लोक का रास्ता जाता है। कंचन उठकर आगे बढ़ती है और जाते हुए अंगारों को पार करती एक अजीब से चेहरे के राक्षस के पास पहुंचती है, जिसके हाथ में चाबुक था, जिससे वो रूहों को सजा देता था। पूरा गांव आ गया है मालिक, अब सबकी बलि ले लो और निशा और मेरे पति को वापस उनके शरीर में भेज दो। दोनों के शरीर को संजो कर रखा है मैंने। ये निशा बिटिया का शरीर तो सबने जलते हुए देखा है, तो रुदाली के पास शरीर कैसे है? ये क्या राज है? रुदाली गट्टू और निशा के शरीर को सबके सामने रखती है और कहती है, निशा मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बच्ची, जिसे मेरे पति ने ठाकुर साहब को सौंप दिया था, क्योंकि आप कभी मां नहीं बन सकती थी। बोली ठकुराइन, सच है ना ये? आप लोगों के पैसे के आगे मेरी ममता का गला घोट दिया गया। जिस दिन गट्टू ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आपके घर जाने वाली है, मैंने उसी दिन से प्रेत लोक को अपना घर बना लिया था। पर मैं तो मां बनी थी, मेरे शरीर में सभी लक्षण थे, ये कैसे हो सकता है? आपको एक दवाई दी जाती थी जिसके कारण आपका शरीर एक गर्भवती औरत की तरह बदलने लगा, और फिर मैंने आपके गर्भ में डाल दिया प्रेत का अंश, वो अंश जो मेरी बेटी को मुझे वापस पाने में मदद करता। पर तुम्हारे वंशहीन होने के श्राप ने उस गर्भ का नाश कर दिया। निशा तुम्हें सौंप दी गई, उसने मेरी कोख में ही सब तंत्र मंत्र सीख लिए थे, इसलिए उसे वही चीजें अपनी ओर खींचने लगी। अमावस के दिन उसकी वही शक्तियां उस पर हावी हो गई और वो चली गई सब कुछ छोड़कर। पर मैं उसे कैसे जाने देती? उसकी आत्मा को प्रेत लोक से उसके पिता ने बचा लिया और उसकी आत्मा उसके शरीर में आ गई। पर प्रेत सरकार बहुत क्रोधित हुई, इसीलिए आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने एक पुतले को जलाया, ना कि मेरी बेटी को। अब उसी सरकार की मदद से मैं फिर से अपनी बेटी और पति को पालूंगी और उसके बदले ये पूरा गांव ने सौंप दूंगी। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। आज कितने ही साल बीत गए, गांव अब आत्मा और प्रेतों के नाम से जाना जाता है। इतने मुर्दों में रह गई है जिंदा तो बस कंचन।